नमस्कार दोस्तों अनिद्रा एक नींद से संबंधित समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। संक्षेप में अनिद्रा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नींद आना या सोते रहना मुश्किल होता है। अनिद्रा के प्रभाव बहुत भयंकर हो सकते हैं। अनिद्रा आमतौर पर दिन के समय नींद, सुस्ती और मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार होने की सामान्य अनुभूति को बढ़ाती है। मनोस्थिति में होने वाले बदलाव यानी कि मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और चिंता इसके सामान्य लक्षणों से जुड़े हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक क्रॉनिक अनिद्रा के ज़्यादातर मामले किसी अन्य प्राथमिक समस्या से उत्पन्न दुष्प्रभाव होते हैं। अनिद्रा के कारणों में मनोवैज्ञानिक कारक, दवाएं और हार्मोन का स्तर शामिल है। अनिद्रा का उपचार चिकित्सकीय या व्यवहारिक हो सकता है और अनिद्रा से ग्रसित लोगों में काम पर ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता से जुड़ी समस्याएं सामान्य हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे अनिद्रा यानी कि नींद न आने के प्रकारों के बारे में। तो दोस्तों अनिद्रा को उसके होने के कारण के आधार पर 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है: प्राथमिक अनिद्रा, माध्यमिक अनिद्रा और अस्थायी या क्षणिक अनिद्रा। बात की जाए प्राथमिक अनिद्रा की, तो इसमें व्यक्ति को नींद की समस्याएं होती है जो किसी भी अन्य स्वास्थ्य समस्या से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी होती। माध्यमिक अनिद्रा का अर्थ होता है कि व्यक्ति को होने वाली नींद की समस्याएं किसी अन्य कारण की वजह से होती है, जैसे कि स्वास्थ्य समस्या जिसमें कि अस्थमा, अवसाद, गठिया, कैंसर या सीने में जलन, दर्द, व्यक्ति के द्वारा ली जाने वाली दवाएं या व्यक्ति के द्वारा शराब जैसे पदार्थ का सेवन करना। और तीसरी बात की जाए क्षणिक या अस्थायी अनिद्रा की, तो ये तब होती है जब लक्षण 3 रातों तक रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अनिद्रा जो है इसकी अवधि भी अलग अलग यानी कि भिन्न होती है। अवधि के आधार पर अनिद्रा के 2 प्रकार होते हैं: एक्यूट अनिद्रा यानी कि अल्पकालिक और क्रॉनिक अनिद्रा यानी कि दीर्घकालिक। एक्यूट अनिद्रा की बात की जाए तो ये अल्पकालिक हो सकती है। तीव्र अनिद्रा एक रात से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकती है। और बात की जाए क्रॉनिक अनिद्रा की, तो ये एक लंबे समय के लिए रह सकती है, जब व्यक्ति को 1 महीने या उससे अधिक समय तक 1 सप्ताह में कम से कम 3 रातों तक अनिद्रा होती है, तो उसे दीर्घकालिक अनिद्रा कहा जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अनिद्रा के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों चिकित्सक जो है वो अनिद्रा के साथ कई अन्य संकेतों और लक्षणों को भी जोड़ देते हैं। अक्सर ये लक्षण अन्य चिकित्सकीय या मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में उलझन पैदा कर सकते हैं। अनिद्रा से ग्रसित कुछ लोग अक्सर रात में नींद न आने और पूरी रात जागने की शिकायत कर सकते हैं। समस्या जो है ये तनाव से शुरू हो सकती है। जब आपकी नींद न आने की अक्षमता बिस्तर के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है, तब ये समस्या गंभीर हो सकती है। ज़्यादातर दिन में दिखाई देने वाले लक्षण लोगों को चिकित्सकीय देखभाल के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो अनिद्रा के कारण दिन में होने वाली समस्याओं की बात करें तो उसमें है हीन एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, याददाश्त कमज़ोर होना, कुसमायोजित हो जाना यानी कि अनकोऑर्डिनेट हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, सामाजिक रूप से मिलना जुलना बंद कर देना, थके होने और पर्याप्त नींद न लेने के कारण होने वाली मोटर वाहन दुर्घटनाएं। दिन में दिखाई देने वाले इन लक्षणों का इलाज स्वयं करने के प्रयासों द्वारा लोग जो है वो इन लक्षणों को बदतर बना सकते हैं। लोग क्या प्रयास करते हैं? शराब पीना या एंटीहिस्टामाइन लेना नींद न आने की समस्याओं को और भी बदतर कर सकता है। कुछ अन्य लोग बिना डॉक्टर से परामर्श किए नींद की गोलियां लेने की कोशिश करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अनिद्रा क्यों होती है, अनिद्रा होने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों अनिद्रा जो है ये प्राथमिक समस्या हो सकती है या फिर अन्य स्थितियों से जुड़ी हो सकती है। अनिद्रा आमतौर पर तनाव, जीवन की घटनाओं या आदतों का परिणाम होती है जिससे कि नींद में बाधा आती है। मुख्य कारणों का इलाज करने से अनिद्रा का समाधान हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसमें कई साल लग जाते हैं। तो दोस्तों बात की जाए क्रॉनिक अनिद्रा के कुछ सामान्य कारणों की, तो सबसे पहला है तनाव। ऑफिस, स्कूल, स्वास्थ्य, आर्थिक या परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं रात में आपके दिमाग को सक्रिय रख सकती है, जिसके कारण सोना मुश्किल हो जाता है। तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं या मानसिक परेशानी, जैसे कि आपके किसी करीबी व्यक्ति की मृत्यु या बीमारी, तलाक या नौकरी छूट जाना, इनके कारण भी अनिद्रा हो सकती है। दूसरा कारण है यात्रा या काम की समय सारणी यानी कि शेड्यूल। आपकी सर्केडियन रिदम एक आंतरिक घड़ी के रूप में कार्य करता है जो आपके सोने जागने के चक्र, चयापचय और शरीर के तापमान का मार्गदर्शन करती है। आपके शरीर के सर्केडियन रिदम के बिगड़ने से अनिद्रा हो सकती है और इसके कारणों में विभिन्न समय क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में हवाई यात्रा करना, जल्दी या देर वाली पारी में काम करना या पारी का बार बार बदलना शामिल है। उसके बाद जो एक कारण है वो है सोने की खराब आदतें। सोने की खराब आदतों में सोने का अनियमित समय,
दिन में सोना, सोने से पहले उत्तेजक गतिविधियों का करना, सोने के लिए उचित वातावरण का अभाव होना और अपने बिस्तर पर बैठकर खाना या टीवी देखना शामिल है। सोने से पहले कंप्यूटर, टीवी, वीडियो गेम, स्मार्टफोन या अन्य स्क्रीन आपके नींद के चक्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और चौथा कारण है शाम को अधिक मात्रा में भोजन करना। सोने के समय से पहले हल्का भोजन करना ठीक है, लेकिन बहुत अधिक खाने से आपको सोते समय शारीरिक रूप से असहज महसूस हो सकता है। बहुत से लोग सीने में दर्द का अनुभव करते हैं। एसिड और भोजन का बैक फ्लो पेट से भोजन नलिका यानी कि ईसोफेगस की ओर होने लगता है, जिसके कारण आप जागते रह सकते हैं। क्रॉनिक अनिद्रा भी चिकित्सकीय परिस्थितियों या फिर कुछ दवाओं के उपयोग के साथ संबंधित हो सकती है। चिकित्सकीय परिस्थितियों का इलाज करने से नींद में सुधार हो सकता है, लेकिन चिकित्सा की स्थिति में सुधार के बाद अनिद्रा जारी रह सकती है। अनिद्रा के कुछ अतिरिक्त सामान्य कारणों की बात करें तो उसमें है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार। चिंता संबंधी विकार जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव विकार आपकी नींद को बाधित कर सकते हैं। बहुत जल्दी जाग जाना अवसाद का संकेत हो सकता है, यानी कि डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। अनिद्रा अक्सर अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों के साथ भी होती है। कुछ दवाओं की बात की जाए तो कई निर्धारित यानी कि प्रिस्क्रिप्शन दवाएं नींद में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि अस्थमा के लिए दवा, हाई बीपी के लिए दवा या एंटी डिप्रेशन दवाएं। कई ओवर द काउंटर दवाएं जो होती है, जैसे कि कुछ दर्द की दवाएं, एलर्जी और जुकाम की दवा तथा वजन घटाने के उत्पादों में कैफीन और अन्य उत्तेजक होते हैं जो कि नींद को बाधित कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए चिकित्सकीय परिस्थितियों की, तो अनिद्रा से जुड़ी स्थितियों के उदाहरणों में क्रॉनिक दर्द, कैंसर, शुगर, दिल के रोग, अस्थमा, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग यानी कि GERD, अति सक्रिय थायराइड, पार्किंसंस रोग और अल्जाइमर रोग शामिल है। उसके बाद बात की जाए नींद से संबंधित विकारों की, तो स्लीप एपनिया आपको रात में समय समय पर सांस लेने से रोकता है, जिसके कारण आप सो नहीं पाते। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आपके पैरों में अजीब सी सनसनी पैदा करता है और न चाहते हुए भी आपको अपने पैर बार बार हिलाने के लिए विवश होना पड़ता है और ऐसी स्थिति में आप सो नहीं पाते। और बात की जाए कैफीन, निकोटीन और शराब की, तो कॉफ़ी, चाय, कोला और अन्य कैफीन युक्त पेय उत्तेजक होते हैं। दोपहर के बाद या शाम को इन्हें पीने से आपकी नींद बाधित होती है। तंबाकू उत्पादों में निकोटीन एक और उत्तेजक है जो नींद में हस्तक्षेप कर सकता है। शराब आपको सोने में मदद कर सकती है, लेकिन ये गहरी नींद को रोकती है और अक्सर आप आधी रात में जाग जाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अनिद्रा की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों सोने की अच्छी आदतें अनिद्रा को रोकने और गहरी नींद सोने में मदद कर सकती है, जैसे कि सप्ताह अंत के साथ साथ अपने हर दिन के सोने और जागने के समय को एक जैसा रखें, सक्रिय रहें, नियमित की गई गतिविधियां रात में अच्छी नींद के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अपनी दवाओं की जांच करें और देखें कि क्या उनकी वजह से ही आपको अनिद्रा की बीमारी हुई है या नहीं। अल्प निद्रा या झपकी लेने से बचें, कॉफ़ी और अल्कोहल से बचें या सीमित मात्रा में सेवन करें, धूम्रपान का उपयोग न करें। सोने से पहले अधिक मात्रा में भोजन करने और पेय पदार्थों से बचें। अपने बेडरूम को आरामदायक बनाएं और केवल सेक्स करने या सोने के लिए इसका इस्तेमाल करें। आराम पूर्वक तरीके से सोने के लिए कुछ आदतें अपना सकते हैं, जैसे कि सोने से पहले स्नान करना, किताबें पढ़ना या धीमी आवाज़ में संगीत सुनना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अनिद्रा का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों डॉक्टर एक पूर्ण चिकित्सकीय इतिहास के साथ अनिद्रा का मूल्यांकन शुरू करेंगे। संपूर्ण चिकित्सकीय मूल्यांकन के साथ एक पूर्ण चिकित्सा इतिहास और शारीरिक परीक्षण अनिद्रा के मूल्यांकन और उपचार के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो आपकी स्थिति के आधार पर अनिद्रा के निदान और इसके कारणों की खोज करने के लिए कुछ परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे कि शारीरिक परीक्षण। यदि अनिद्रा का कारण अज्ञात है तो चिकित्सकीय समस्याओं के लक्षणों को देखने के लिए जो अनिद्रा से संबंधित हो सकते हैं, आपके डॉक्टर जो है वो शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। कभी कभी थायराइड समस्याओं या अन्य स्थितियों की जांच करने के लिए रक्त परीक्षण किया जा सकता है, जो कि नींद की कमी से जुड़ा हो सकता है। उसके बाद बात की जाए नींद की आदतों की समीक्षा करने की, तो आपकी नींद से संबंधित प्रश्न पूछने के अलावा डॉक्टर आपके सोने जागने का पैटर्न और दिन में आने वाली नींद का स्तर निर्धारित करने के लिए आपको एक प्रश्नावली भरने के लिए दे सकते हैं। आपको कुछ हफ्तों तक स्लीप डायरी रखने के लिए भी कहा जा सकता है। इस डायरी में व्यक्ति दैनिक रूप से अपने सोने और जागने के समय और पैटर्न का रिकॉर्ड रखता है। और उसके बाद बात की जाए नींद की स्टडी की, तो यदि आपकी अनिद्रा का कारण स्पष्ट नहीं है या आपके अंदर किसी अन्य नींद की बीमारी जैसे कि स्लीप एपनिया या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको स्लीप सेंटर में एक रात बिताने की आवश्यकता हो सकती है, जहां पर नींद की बीमारियों का इलाज किया जाता है। जब आप सोते हैं तो आपकी दिमागी तरंगों, श्वास, दिल की धड़कन, आँखों और शरीर की अन्य गतिविधियों की निगरानी और रिकॉर्ड के लिए टेस्ट किए जाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे
कि अनिद्रा की समस्या को दूर कैसे करें, इसका इलाज क्या होता है। तो दोस्तों, आपकी नींद की आदतों को बदलकर और अनिद्रा से संबंधित किसी भी समस्या का पता लगाकर कई लोगों को आरामदायक नींद को लौटाया जा सकता है। यदि ये उपाय काम नहीं करते हैं तो आपके डॉक्टर तनाव से मुक्ति दिलाने और नींद में सुधार करने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दवाओं या दोनों का सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी की यानी कि सीबीटी की। तो अनिद्रा के लिए की जाने वाली संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरेपी यानी कि सीबीटी नकारात्मक विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकती है, जो कि आपको जगाते रहते हैं। आमतौर पर अनिद्रा से ग्रसित लोगों के लिए उपचार की पहली सीढ़ी के रूप में इस थेरेपी की सिफारिश की जाती है। सामान्य तौर पर सीबीटी नींद की दवाओं के समान या अधिक प्रभावी है। सीबीटी का संज्ञानात्मक हिस्सा आपको उन कारणों को पहचानना और बदलना सिखाता है जो आपकी सोने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये नकारात्मक विचारों और चिंताओं को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकता है जो आपको जगाते हैं। ये उस चक्र को दूर करने में भी शामिल हो सकता है जहां आपको सोते वक्त इस बात की चिंता होती है कि आपको नींद नहीं आएगी। दोस्तों, सीबीटी का व्यवहारिक हिस्सा आप में अच्छी नींद की आदतों को विकसित करने और ऐसे व्यवहारों को दूर करने में मदद करता है जो आपकी नींद को बाधित करते हैं। तो इसमें कुछ रणनीतियां होती हैं, जिसमें सबसे पहला है उद्दीपन नियंत्रण चिकित्सा यानी कि स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी। ये विधि उन कारकों को दूर करने में मदद करती है जो आपके दिमाग को नींद का विरोध करने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, आप सोने और जागने का एक नियत समय तय करें और दिन में सोने से बचें। केवल सोने और सेक्स करने के लिए बिस्तर का उपयोग करें। अगर आपको लेटने के 20 मिनट के भीतर नींद नहीं आती तो बाहर चले जाएं और जब नींद आए तभी अपने बेडरूम में वापस आएं। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए विश्राम तकनीकें यानी कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स की, तो प्रोग्रेसिव मांसपेशीय विश्राम, बायोफीडबैक और श्वसन संबंधी व्यायाम सोने के समय होने वाली चिंता को कम करने के तरीके हैं। और इन तकनीकों का अभ्यास करने से आपको अपनी श्वास, दिल की गति, मांसपेशियों में तनाव और मूड को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है ताकि आप आराम कर सकें। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए नींद पर रोक की, तो ये उपचार आपके बिस्तर में बिताए जाने वाले समय को घटाता है और दिन की नींद से बचाता है। एक बार आपकी नींद में सुधार हो जाए तो आपको सोने का समय धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए निष्क्रिय अवस्था में जागृत रहने की, तो इसे विरोधाभासी उद्देश्य यानी कि पैराडॉक्सिकल इंटेंशन भी कहा जाता है। और इस चिकित्सा का उद्देश्य अनिद्रा से ग्रस्त व्यक्तियों की चिंता को कम करना है जो उन्हें बिस्तर में लेटकर नींद न आने के कारण होती है। और इस उपचार में व्यक्ति को नींद की चिंता करने के बजाय जागने का प्रयत्न करने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों, बात की जाए प्रकाश चिकित्सा की, तो यदि आप बहुत जल्दी सो जाते हैं और फिर बहुत जल्दी जागते हैं तो आप इस चक्र में संतुलन बनाने के लिए प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। साल में जब दिन बड़े होते हैं और शाम को बाहर रोशनी होती है तो उस समय आप बाहर घूम सकते हैं या आप एक प्रकाश बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। अपने चिकित्सक से इनके बारे में परामर्श करें। आपके डॉक्टर आपकी नींद और दिन में सतर्कता को बढ़ावा देने वाली आदतों को विकसित करने में आपकी सहायता करने के लिए आपकी जीवन शैली और नींद के वातावरण से संबंधित अन्य रणनीतियों की सिफारिश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की, तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित नींद की गोलियां आपको नींद आने में, सोए रहने में या दोनों में मदद कर सकती है। आमतौर पर डॉक्टर एक हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए नींद की गोलियों का सुझाव नहीं देते हैं, लेकिन कुछ दवाएं लंबे समय तक ली जा सकती है और इनमें ज़ोपिक्लोन, रमेल्टोन वगैरह शामिल है। नींद की प्रिस्क्रिप्शन दवा के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि दिन में अर्धचेतन अवस्था और बेहोश होने का खतरा बढ़ना, या ये हमारी आदत भी बन सकती है। और इसीलिए इन दवाओं और अन्य संभावित दुष्प्रभावों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। उसके बाद बात की जाए मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नींद के कुछ अन्य साधनों की, तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन नींद की दवाओं में एंटीहिस्टामाइन होते हैं जो आपको सुस्त कर सकते हैं, लेकिन इनका नियमित उपयोग ठीक नहीं है। इन दवाओं को लेने से पहले अपने चिकित्सक से बात करें। एंटीहिस्टामाइन के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि दिन में नींद आना, चक्कर आना, भ्रम, चेतना में कमी आना और पेशाब करने में कठिनाई, जो अधेड़ व्यक्तियों में और भी गंभीर हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए वैकल्पिक चिकित्सा की, तो बहुत से लोग अनिद्रा के उपचार के लिए अपने चिकित्सक के पास नहीं जाते और अपने आप इस समस्या से निपटने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई मामलों में सुरक्षा और प्रभाव साबित नहीं किया गया है। कुछ लोग जो है वो कुछ उपचार करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बात की जाए मेलाटोनिन की, तो मेडिकल स्टोर पर मिलने वाला ये सप्लीमेंट अनिद्रा को दूर करने का एक तरीका है और आमतौर पर कुछ हफ्तों तक मेलाटोनिन का उपयोग सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ये साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है कि मेलाटोनिन अनिद्रा के लिए एक प्रभावी उपचार है और इसके दीर्घकालिक उपयोग की सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद बात की जाए वैलेरियन की, तो ये आहार संबंधी पूरक नींद लाने में सहायक होता है क्योंकि इसका एक हल्का प्रभाव होता है।
हालांकि ये अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया गया है। इसका उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से चर्चा करें। कुछ लोग जो इसकी ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल करते हैं या लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, उनके लिवर को नुकसान हो सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये नुकसान वैलेरियन के कारण होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एक्यूपंक्चर की, तो कुछ प्रमाण हैं कि एक्यूपंक्चर अनिद्रा से ग्रसित लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अधिक शोध की आवश्यकता है। यदि आप अपने पारंपरिक उपचार के साथ एक्यूपंक्चर का चुनाव करते हैं तो अपने चिकित्सक से पूछिए कि एक योग्य एक्यूपंक्चर चिकित्सक कैसे खोजें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए योग की, तो कुछ स्टडी से पता चलता है कि योग या ताई ची का नियमित अभ्यास नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और बात की जाए मेडिटेशन की, तो कई छोटे स्टडी सुझाव देते हैं कि पारंपरिक उपचार के साथ मेडिटेशन से नींद में सुधार और तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों हर्बल और डाइटरी स्लीप एड्स के बारे में आप सावधानी बरतें, क्योंकि खाद्य और औषधि प्रशासन ने निर्माताओं के लिए ये अनिवार्य नहीं किया है कि वे डाइटरी सप्लीमेंट स्लीप एड्स को बेचने से पहले उनके प्रभावशाली या सुरक्षित होने का प्रमाण दिखाए। और इसीलिए किसी भी हर्बल सप्लीमेंट या अन्य ओटीसी उत्पादों को लेने से पहले अपने चिकित्सक से बात करें। कुछ उत्पाद हानिकारक हो सकते हैं और यदि आप कुछ दवाएं ले रहे हैं तो इसका नुकसान हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अनिद्रा यानी कि नींद न आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों क्रॉनिक अनिद्रा से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम जुड़े हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ के अनुसार अनिद्रा आपके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ साथ समग्र स्वास्थ्य के प्रति जोखिम को बढ़ा सकती है। तो बात की जाए सबसे पहले कि नींद नहीं आने से कौन सी बीमारी होती है, तो उनमें है स्ट्रोक, अस्थमा के दौरे, मिर्गी का दौरा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, दर्द के प्रति संवेदनशीलता, सूजन, मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के रोग। उसके बाद बात की जाए कि अनिद्रा से किन मानसिक स्वास्थ्य विकारों का जोखिम बढ़ जाता है, तो इनमें है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भ्रम और हताशा। साथ ही साथ दोस्तों अनिद्रा से दुर्घटनाओं के जोखिम में भी वृद्धि हो जाती है। अनिद्रा से कुछ कार्य प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिस या स्कूल में किया जाने वाला कार्य, सेक्स ड्राइव, याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता। दिन में आने वाली नींद तत्काल चिंता का विषय है। ऊर्जा की कमी चिंता, अवसाद या चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है और ये न सिर्फ आपके ऑफिस या स्कूल के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि बहुत कम नींद लेना कार दुर्घटनाओं के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और नुकसान है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होना। अनिद्रा के कारण आपकी जीवन प्रत्याशा कम हो सकती है। हाल ही में हुए एक स्टडी में 38 सालों से सतत अनिद्रा और मृत्यु दर के प्रभाव को जांचा गया। उसमें पाया कि सतत अनिद्रा से ग्रसित लोगों की मौत का जोखिम 97% अधिक था। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्या अनिद्रा से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों अनिद्रा का इलाज संभव है, लेकिन आसान नहीं है। अनिद्रा का एक कारण सोने की गलत आदत हो सकता है। अनिद्रा का इलाज करने का मतलब है अपनी नींद की स्वच्छता को बढ़ाना और अच्छी नींद के लिए सही आदतों को अपनाना। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी आदतों को बदल पाना बेहद मुश्किल होता है और इसीलिए इन आदतों को बदलना बेहद ज़रूरी होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर नींद के लिए की गई छोटी प्रयास भी फायदेमंद होता है। आदतों को बदलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर रोज़ छोटे छोटे कदम बदलती आदतों की तरफ बढ़ाए जाएं तो बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।